कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जश्न खाने की ट्रे टेबल पर रखकर अपनी बेबी डॉल के पास बेड पर आया और अपने कपड़े उतारने के बाद उसे यूं ही अपनी बाहों में लेकर लेट गया तो थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। एक आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक ही किसी ने उसे पीछे से खींचा और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस तरह से हाथ उठाने पर वो आदमी भी गुस्से से भरने लगा और सामने खड़ी उस औरत को घूरकर देखने लगा। वो भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो औरत भी चिल्लाते हुए बोली, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें मार कर मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकती, इसलिए तुम्हें जिंदा रख रही हूँ। लेकिन क्या कहा था तुमने मुझसे? हाँ, कि आज ही वो जश्न और उसका परिवार स्वर्ग सिधार जाएगा, लेकिन वो तो अपने घर भी पहुंच चुका है। आखिर ये थी तुम्हारी प्लानिंग? एक नंबर की वाहियात प्लानिंग। मेरी प्लानिंग अगर इतनी ही वाहियात थी तो तुम क्यों नहीं कुछ बढ़िया सा प्लान करती? या कब तक मेरे ही आश्रय पड़ी रहोगी? जुबान संभाल कर बात करो। अच्छा, वरना क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती तुम, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी नहीं तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए अपनी आवाज़ और अपनी आंखें नीचे रखो। वो आदमी भी गुस्से से गुर्राया और वहाँ से चला गया और वो औरत बस उसे वहाँ से जाते देखती रह गई। उसके दिमाग में अब कुछ चलने लगा था। शेखावत मेंशन। करीबन 2 घंटे बाद टेबल पर रखा जश्न का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसकी आंख खुली। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को साइलेंट किया ताकि उसकी बेबी डॉल की नींद खराब ना हो जाए। उसने फ़ोन देखा तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी जो रिसीव करनी बहुत ज़रूरी थी। वो बेड पर से उठा और फिर अपने बॉक्सर पहनकर बालकनी में फ़ोन पर बात करने चला गया। तो जैसे जैसे वो बात कर रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर त्योरियां बढ़ती जा रही थी। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद वो वापस कमरे में आया और कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनकर वो एक बार फिर से अपनी बेबी डॉल के पास आया और उसके माथे को चूम कर बोला, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा बेबी डॉल, तुम परेशान मत होना। इतना कहकर एक बार फिर से उसके माथे को चूम कर वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर शेखावत मेंशन से बाहर निकला, वहाँ खड़े एक गार्ड ने अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और फिर कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। करीबन 4 घंटे बाद शेखावत मेंशन तक्षक दरवाज़ा नॉक कर रहा था और अंदर रति अभी भी सो रही थी। दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनकर वो उठी और फिर अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखने लगी। कमरे को देखकर उसके दिमाग में फिर से कुछ देर पहले की यादें ताज़ा हो गई, लेकिन तभी उसका ध्यान खुद पर गया और एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके जिस्म पर एक नाइट सूट था। उसने खुद को एक बार फिर से देखा, लेकिन दरवाजे पर नॉक की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, तो वो परेशान होते हुए अपनी जगह से उठी और जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और तक्षक को अपनी गोद में ले लिया। उसे इस वक्त जश्न पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तक्षक के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल ही रही। उसे बेचैनी हो रही थी कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर अचानक ही वहाँ पर कदमों की आहट हुई, तो उसने नज़रें उठाकर देखा जश्न सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। वो उन दोनों के पास आया और बिना उन दोनों से कुछ कहे सीधा कमरे के अंदर चला गया। तो अति एकदम से हैरान रह गई। वो भी जश्न से बात करना चाहती थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इजाज़त के बिना उसे यूं बिस्तर पर सुलाने की, लेकिन तक्षक के सामने उसने कुछ नहीं कहा और फिर तक्षक को लेकर नीचे आ गई। उसने रमा आंटी से उसे कुछ खिलाने के लिए कहा और फिर खुद वापस ऊपर कमरे में आ गई। इस वक्त जश्न अलमारी में से कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक ही अति ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सच में लगने लगा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि हम दोनों में कुछ तो है, तभी मैं तुम्हें रोक नहीं पाती, लेकिन तुम तो अपनी हदें ही भूल गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कपड़े बदलने की?
वो अभी बोल ही रही थी कि अचानक ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाते हुए उसकी पीठ से लगा लिया और बोला, जुबान बंद करो अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मैं अपने आप को कुछ समझूं या ना समझूं, लेकिन तुम इतना समझ लो कि मुझे फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आज के बाद मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी की तो पटक कर बाहर फेंक दूंगा। उसके इस तरह करने से अति एकदम हैरान रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। कितने घटिया इंसान निकले तुम। जब तक मैं यहाँ पर नहीं आई थी तब तक तुम मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे थे, जैसे मैं ना जाने तुम्हारे लिए कितनी ही अजीज हूँ, और मेरे यहाँ आते ही अचानक से तुम्हारा बर्ताव बदल गया। वो गुस्से से लाल होते हुए बोल रही थी और जश्न के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा वो जोर लगा रही थी उतना ही जश्न उसका हाथ कसता जा रहा था और अब उसके हाथों के लाल निशान होने शुरू हो गए थे। उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश में अति का टॉप ऊपर से नीचे सरकता जा रहा था और जश्न की नज़र उसके गर्दन पर टिकी हुई थी। खुद को उसे यूं देखते हुए देख अति ने अपने दूसरे हाथ से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो जश्न की नज़रें उन पर ठहर चुकी थी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे धक्का देते हुए बेड पर ले गया और उसे बेड पर पटक कर खुद उसके ऊपर आ गया। तो अति की आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक जश्न कितनी बार उसके करीब आया था, लेकिन इस तरह तो उसने कभी भी उसके साथ नहीं किया था। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जश्न के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो लगातार उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी और जश्न उस पर उतना ही हावी होता जा रहा था। वो उसकी गर्दन पर झुककर उसके गर्दन पर अपने होठ रखने ही वाला था कि अति ने उसके हाथ से उसके चेहरे को जकड़ लिया और अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जश्न में इस वक्त कोई राक्षस घुस गया हो। उसे जश्न, पहले वाला जश्न तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर शेखावत? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिरे हुए इंसान होंगे। मैं आज ही वहाँ से वापस चली जाऊँगी। वो गुस्से में उसके मुंह को पीछे धकेलते हुए बोली, लेकिन जश्न भी उतना ही ज़्यादा जोर लगाते हुए उस पर झुकने की कोशिश कर रहा था। उसके तीखे नाखून उसके चेहरे पर चुभ रहे थे, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहा था। अति की कलाई में भयंकर दर्द होने लगा था। इतना ज़्यादा जोर लगाना उसके बस की बात नहीं थी। कहीं ना कहीं वो हार रही थी और फिर अचानक ही उसका हाथ पीछे हो गया और जश्न उसके ऊपर उठकर उसकी गर्दन को बुरी तरह से चूमने लगा। उसके होठ अपनी गर्दन पर महसूस कर अति को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कांटे चुभ रहे हों। आज तक जश्न ने कभी इस तरह से उसे नहीं चूमा था। वो दोनों कितनी बार एक दूसरे के करीब आए थे और अब भी ना जाने कितनी बार वो दोनों एक दूसरे के इस तरह से करीब हुए थे, लेकिन इतना घिनौना एहसास उसे कभी नहीं हुआ था। उसे नफरत हो रही थी जश्न से। उसने एक बार फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद से हटा ही नहीं पाई। जश्न उसकी गर्दन पर काटने लगा था, जिसकी वजह से उसे बेहद दर्द हो रहा था। जहाँ जहाँ वो उसे काट रहा था वहाँ वहाँ पर काले निशान पड़ते जा रहे थे और कहीं पर तो खून भी जमने लगा था। उसने दर्द से कराते हुए ही एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाया और खींचकर जश्न को धक्का देते हुए उसे खुद से हटा दिया और बड़ी ही फुर्ती से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। जश्न ने भी खुद को संभाला और गुस्से से उसे देखने लगा। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब आया, लेकिन इस बार वो उसे दोबारा धक्का देकर बेड पर पटकता उससे पहले ही अति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अति ने जैसे ही जश्न को गुस्से से थप्पड़ मारा, जश्न उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और उसे धक्का देकर एक बार फिर से बेड पर पटक दिया और बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? साला, आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया और तूने मुझ पर सीधा हाथ उठा दिया। बहुत आग है ना तेरे अंदर। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। एक बार पहले तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो मैं तेरे जिस्म का हर हिस्सा बुरी तरह से नोच डालूंगा। वो गुस्से से कांपता हुआ ये बात बोला और एक बार फिर से उस पर झुक गया, लेकिन अभी वो उस पर झुका ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने गुस्से से कांपते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा जो कि बेड पर ही पटका हुआ था। तो फ़ोन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसने अपना फ़ोन जल्दी से उठाया
और कान से लगा लिया। सामने वाले ने कुछ बातें कही तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से भरने लगा और वो अति के ऊपर से खड़ा होकर बुरी तरह से कांपने लगा। उसका चेहरा बेहद लाल होता नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त कोई उसके सामने आ जाए तो वो उसकी जान ले लेगा। उसे इस तरह से देखकर अति की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जश्न ही खड़ा है। वो अभी भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखती रही थी कि जश्न गुस्से से कांपता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो वो बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। घर से बाहर आकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा तो बड़ी ही तेजी से वो गाड़ी शेखावत मेंशन के बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अति बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते ही नीचे गिर गई। अभी तक उसने जश्न के साथ जितने भी पल बिताए थे सारे उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। कैसे मलेशिया में वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और जश्न ने उसका कितना ध्यान रखा था। तक्षक को भी उसने कितना प्यार दिया और उसका उसे छूना भी उसे कितना सुकून देता था। लेकिन अब तो सब कुछ अलग ही लग रहा था। उसे छूने से वो बेचैन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जश्न उसे छू नहीं रहा बल्कि उसके जिस्म पर कांटे चुभ हो रहा है। नहीं, जश्न मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ये सब क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उन्हें हुआ क्या है और मैंने उन पर कैसे हाथ उठा दिया? हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो या फिर वो परेशान हो, वरना वो मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकते। मलेशिया में भी वो मेरी इजाज़त के बिना कभी आगे नहीं बढ़े, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उनसे बात करनी ही होगी। मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी होगी। अति ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और फिर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर घर से बाहर आई जहां से जश्न की गाड़ी दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। वो भी जल्दी से एक गाड़ी में बैठी और जश्न की गाड़ी का पीछा करने लगी। जश्न इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं था। अभी जश्न की गाड़ी कुछ ही दूर पर आई थी कि अचानक से ही वो गाड़ी रुक रुक कर चलने लगी तो जश्न गुस्से से उस गाड़ी को देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। उसने एक बार फिर से उसे रेस देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रेस पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पैर दबाया अचानक ही वो गाड़ी हवा में उछल गई और एक बम विस्फोट के साथ उस गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। हवा में ही आग लगी। उस गाड़ी को अति अपनी आंखों से जलते हुए देख रही थी। भयंकर आग लगी वो गाड़ी एक बार फिर से ज़मीन पर आकर गिरी और देखते ही देखते तबाह होने लगी। अति जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आई और उस गाड़ी की तरफ भागने लगी, लेकिन वो उस गाड़ी के पास पहुंचती उससे पहले ही दो लड़कियों ने उसे रोक लिया। उन लड़कियों ने इस वक्त काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अति को उसकी बाहों से पकड़ लिया था, लेकिन वो भी उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे और वो उस आग को देखते हुए चिल्ला रही थी। उसकी आंखें एकदम से खुली की खुली थी क्योंकि उसके सामने उसके जश्न जी की तस्वीरें चल रही थी। जैसे ही उसने उस गाड़ी को आग में स्वाहा होते हुए देखा अचानक ही उसके सिर में तेज दर्द उठा और कुछ पलों के लिए वो बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो खुद होश में आई और गाड़ी से बाहर निकलकर जश्न की गाड़ी की तरफ भागी, पर रास्ते में ही उन दो लड़कियों ने फिर उसे रोक लिया था। छोड़ो मुझे मेरे जश्न जी के पास जाना है। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। वो मेरे जश्न जी हैं, मैं उनकी बेबी डॉल। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसका रोना आसमान को भेद देने वाला था। वो बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी और वो लड़कियां सिर्फ उसे संभाल रही थी। उसने बहुत ज़्यादा जोर लगाते हुए खुद से उनकी पकड़ को छुड़वाया और एक बार फिर से उस गाड़ी की तरफ भागी और बोली, मेरे जश्न जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे भी नहीं जीना। मैं मेरे जश्न जी के साथ ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे जश्न जी अपनी बेबी डॉल को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहकर वो जल्दी से भागते हुए उस आग के पास पहुंची और उस आग के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक औरत आराम से सोफे पर बैठी सिगरेट पी रही थी और उसके दूसरे हाथ में शराब का जाम था कि कुछ आदमी जल्दी से उस कमरे में आए और देखते ही देखते उन्होंने उस औरत को बुरी तरह से घेर लिया।
उस औरत ने नज़रें उठाकर उन सब आदमियों की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपने आदमियों को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन उसके आदमी आए पर जिंदा नहीं। कुछ आदमी धीरे धीरे उसके सभी आदमियों की लाशों को उसके आगे आकर पटकने लगे। तो उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। तुम सब लोग कौन हो और किसके आदमी हो? तुमने मेरे सभी आदमियों को कैसे मारा? वो औरत गुस्से से कांपते हुए बोली, लेकिन उसके जवाब में सिर्फ वो आदमी हंसे जा रहे थे। देखते ही देखते कुछ आदमियों ने उस औरत को हाथ और पैरों से बांधा और फिर उसे गाड़ी में डालकर वहां से निकल गए। अति आग के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। तो गुस्से से वो उस आदमी को एक बार फिर से धक्का देने लगी ताकि वो अपने जश्न जी के पास जा सके। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी के सीने पर अपने हाथ रखे तो उसके हाथों को ठंडक मिली और उसके हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो उस छुअन को महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नज़रें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो अपने सामने अपने जश्न जी को देखकर ना ही वो कुछ कह पाई और ना ही उसकी तरफ देख पाई। बस उसकी बाहों में झूल गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका जश्न उसके सामने बिल्कुल सही सलामत था। उसकी दुनिया उसके सामने थी और उसके पास थी। जश्न ने भी उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? तुम तो छोटी छोटी बातों से नहीं डरती थी, तो अब क्यों रो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ कैसे आई? घर पर तक्षक तुम्हारे बारे में पूछ रहा होगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर रति ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और अपनी लाल सूनी आंखों से उसे देखने लगी और रोते हुए बोली, बेबी डॉल के जश्न जी। वो बड़े ही प्यार से ये बात बोली थी जैसे वो हमेशा जश्न को पुकारती थी। मैं आपकी बेबी डॉल, आप मेरे जश्न जी। वो रोते हुए बड़ी ही मुश्किल से अटक अटक कर ये बात बोल पा रही थी और उसकी बात सुनकर जश्न बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे क्योंकि उसकी बेबी डॉल ने आज उसे जश्न जी कहकर पुकारा था। मतलब उसे सब याद आ गया था। अति एक बार फिर से उसके सीने से लग गई और जोर से रोने लगी और इस बार जश्न ने भी उसे और ज़्यादा कस कर अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन अचानक से जब अति की बाहों की पकड़ ढीली हो गई तो जश्न ने उसे खुद के सीने से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि अति बेहोश हो चुकी है। उसे बेहोश होते हुए देखकर वो भी डर गया। उसने जल्दी से पूरी तरह से उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन वहां से जाने से पहले उसने एक नज़र उस गाड़ी की तरफ देखा जिसमें से आग की लपटें अभी भी निकल रही थी। और इस वक्त उस आग को देखते हुए उसकी आंखों में आज से भी ज़्यादा भयंकर गुस्सा था। कल एक बम विस्फोट तुमने करवाया और आज एक बम विस्फोट मैंने करवाया। गलती ये नहीं तुम्हारी कि तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की। गलती तो ये है कि तुमने मेरी बेबी डॉल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। आग लग जाती है मुझे जब कोई मेरी बेबी डॉल को छूने की कोशिश भी करता है। तो तुमने तो ज़बरदस्ती उसे छुआ था। तुम्हारा आग में जलना तो बनता था मिस्टर मौलिक राय चौधरी। गुस्से से अपनी आंखें उस आग की लपटों पर डालता हुआ जश्न अति को अपनी गाड़ी की तरफ ले गया था और फिर उनकी गाड़ी सीधा शेखावत मेंशन के लिए चल दी। जो लोग पहले सीजन को देखे होंगे उन्हें मौलिक राय चौधरी याद होगा और जिन्हें नहीं पता है वो जाकर पिछले सीजन को पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मौलिक राय चौधरी एक बार पहले भी अति के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था, तो जश्न ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। इसलिए इस बार वो जश्न के शक्ल लेकर जश्न को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उस औरत को गाड़ी में बांधकर एक बेसमेंट में ले आया गया था और अब उसे एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया था। वो औरत अभी तक बेहोश थी, लेकिन जल्दी ही उसे होश आने वाला था और होश आते ही उसके होश उड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अति बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसकी एक तरफ तक्षक था तो दूसरी तरफ जश्न, और दोनों ही उसका हाथ पकड़कर बैठे थे। दोनों की नज़रें भी अपनी बेबी डॉल पर थी। कुछ देर बाद अति की पलकें फड़फड़ाने लगी तो उन दोनों के हाथ भी उसके हाथों पर कस गए और वो बेसब्री से उसकी आंखें खुलने का इंतज़ार करने लगे। आंखें खोलने पर रति ने पहले सामने की तरफ देखा और फिर तक्षक की तरफ। तक्षक उसे देखते हुए बोला, मम्मा आज फिर से आप बेहोश हो गई थी, आप ठीक तो हैं ना?
वो तो अच्छा हुआ जो एमपी आपको घर ले आए, वरना इंडिया आते ही आप गुम हो जाते। उसकी बातें सुनकर अति मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट झूठी थी क्योंकि फ़िलहाल तो उसका रोने का जी कर रहा था। उसने एक बार भी जश्न की तरफ नहीं देखा जो बेसब्री से उसकी नज़रें खुद पर आने का इंतज़ार कर रहा था। आप ठीक तो है ना मम्मा? तक्षक ने पूछा तो अति ने धीमे से कहा, हाँ बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अति भले ही उसकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसने उसके हाथों से अपना हाथ नहीं छुड़वाया था, बल्कि अब उसके हाथ पर भी उसके हाथ की पकड़ बनी हुई थी। जश्न अभी भी उसकी तरफ देख रहा था और हर बढ़ते पल के साथ उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एमबी, आप मेरा एक काम करोगे क्या? जश्न ने कहा तो तक्षक ने उसकी तरफ देखा तो जश्न उससे बोला, आप जाकर रमा आंटी से अपनी मम्मा के लिए कुछ खाने का बनवाइए, तब तक आपकी मम्मा रेस्ट करेंगी। ओके एमपी, तक्षक ने कहा और फिर जल्दी से बेड से उतरकर नीचे हॉल में चला गया। उसके जाने के बाद भी अति ने जश्न की तरफ नहीं देखा तो इस बार जश्न ने उसका हाथ छोड़ दिया तो अति बेचैन हो उठी, लेकिन अगले ही पल जश्न खुद बिस्तर पर लेट गया और उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया तो वो एकदम से फपक कर रो पड़ी। ना जाने कितने वक्त से वो अपने जश्न जी से दूर थी। उसे अपना अतीत तो याद आ चुका था, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 5 साल की यादें भी उसके अंदर ताज़ा हो गई थी। उसे हर एक पल याद आ रहा था, कैसे वो इन 5 सालों में हर एक पल अधूरी अधूरी रहती थी। हर वक्त एक बेचैनी उसे घेरे रहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो बेचैनी क्या है। उसने कितना जानने की कोशिश की कि आखिर कौन था उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से तक्षक उसकी ज़िंदगी में आया। कौन था जिसने उससे प्यार किया लेकिन फिर उसे यूं ही छोड़कर चला गया। उसे बहुत गुस्सा आता था उस इंसान पर, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ गया तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ये 5 साल अपने जश्न जी को कितना कोसती रही, जबकि उसके जश्न जी भी उसके बिना उतना ही तड़प रहे थे जितनी वो। ये 5 साल उन्होंने भी ना जाने किस तरह बिताए होंगे। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था और जश्न भी उसे सीने से लगाए रोने दे रहा था, क्योंकि ये रोना उसकी ज़िंदगी का आखिरी रोना होने वाला था। उसके बाद तो अब जश्न ने सोच लिया था कि अपनी बेबी डॉल को वो कुछ भी नहीं होने देगा। एक बार पहले उसकी गलती की वजह से उसकी बेबी डॉल उससे दूर हो गई थी, तो अब एक बार कुदरत ने ही उनकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया था। लेकिन अब तो वो उस कायनात को भी उन दोनों के बीच नहीं आने देगा। वो अपनी बेबी डॉल को बिल्कुल एक बेबी डॉल की तरह ही रखेगा। कुछ नहीं था कहने के लिए उनके पास, बस दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। अति का जब दिल पूरी तरह से हल्का हो गया तो जश्न के सीने से अपना सिर निकाल कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। पूरे 5 साल बाद वो उसका चेहरा ध्यान से देख रही थी। कितना बदल गया था वो, पर बदला भी खतरनाक तरीके से था। अब तो वो और भी ज़्यादा सेक्सी लगने लगा था। उसकी वो हल्की लंबी बियर्ड और स्मोकिंग कर करके डार्क हुए लिप्स उसे और भी ज़्यादा कातिलाना लुक दे रहे थे। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और रोते रोते ही हंसने लगी। उसकी आंखों में एक तरफ नमी थी और दूसरी तरफ होठों पर मुस्कुराहट, और ये उसकी क्यूटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। जश्न उसे देखते हुए बोला, क्या देख रही हो बेबी डॉल? देख रही हूँ मेरे जश्न जी कितने बदल गए हैं, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हारे जश्न जी का सिर्फ चेहरा बदल सकता है, उसका दिल अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, तुम्हारे लिए बेसब्री से तड़पता हुआ। जश्न ने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाकर कहा। अब अति की नज़रें भी जश्न के लबों पर टिक गई। उसकी धड़कनें फिर से बेकाबू होने लगी। इतने सालों की दूरी, दर्द और तड़प जैसे उस एक पल में सिमट आई थी। वो धीरे से उसके और करीब खिसक आई और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। उसकी उंगलियां जश्न की हल्की बढ़ी हुई बियर्ड पर फिसलने लगी। जश्न बस चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये पल फिर से उससे छिन न जाए। अति की आंखें नम थी, लेकिन उनमें प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने झुककर सबसे पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों के पास अपने होठ रख दिए। जश्न की सांसें गहरी होने लगी। इतना क्यों तड़पे आप मेरे बिना? अति ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी उस मुस्कान में दर्द साफ था।
तुम्हारे बिना जीना पड़ा था बेबी डॉल, पर कभी जी नहीं पाया। उसकी बात सुनकर अति की आंखें फिर भर आई। उसने तुरंत उसके गालों को कई बार प्यार से चूम लिया, जैसे उन 5 सालों की कमी पूरी कर रही हो। जश्न ने उसकी कमर थाम कर उसे और करीब कर लिया। अब और दूर मत जाना, तुम्हें फिर खोने का दम नहीं बचा मुझ में। अति ने बिना कुछ कहे धीरे से अपने होठ उसके होठों से छुआ दिए। वो बस एक बेहद नरम और प्यार भरा एहसास था, जिसमें चाहत से ज़्यादा अपनापन था। जश्न ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे आखिरकार अपना सुकून वापस मिल गया हो। कुछ पल बाद अति उसके कंधे से लग गई और फिर शरारती मुस्कान के साथ उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन रख दिया। जश्न के हाथ उसकी कमर पर और कस गए। बेबी डॉल, उसकी भरी हुई आवाज़ निकली। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम मेरे साथ क्या करती हो? अति हल्का सा हंस पड़ी। आपको परेशान नहीं, जश्न ने तुरंत कहा। तुम मुझे जिंदा कर देती हो। उसकी बात सुनकर अति का चेहरा फिर गुलाबी हो गया। उसने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, जहां जश्न की धड़कनें तेजी से चल रही थी। कमरे में एक खूबसूरत खामोशी फैल गई थी। बाहर बारिश की हल्की आवाज़ आ रही थी और अंदर दो लोग एक दूसरे में अपना पूरा जहां ढूंढ चुके थे। जश्न ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए धीरे से कहा, अब बस एक ही चीज़ चाहिए मुझे। क्या? अति ने आंखें उठाकर पूछा। उसने उसकी नाक अपने नाक से लगाई और मुस्कुराकर बोला, हर सुबह आंख खुले तो तुम मेरी बाहों में हो और हर रात सोऊं तो तुम्हारी यही मुस्कान आखिरी चीज हो जो मैं देखूं। अति की आंखों में फिर से एक आंसू निकल गया, लेकिन इस बार वो दर्द का नहीं था। वो मुस्कुराई और धीरे से उसके सीने से लगते हुए बोली, अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आपके दिल से भी नहीं। ये बोलते हुए आगे बढ़कर जश्न के चेहरे के हाथों में थाम लिया और उसके लबों को चूमने लगी कि एकदम से तच्छक की आवाज़ आई, एमपी मम्मा। अति ने एक झटके से जश्न को छोड़ा और सीधा बैठ गई। जश्न तो तक्षक को इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में देख रहा था कि अगर वो उसका अपना बच्चा नहीं होता तो वो उसे डंडे से पीटता हुआ किसी स्कूल या किंडरगार्टन में छोड़ आता। मतलब जब भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तभी वो अपनी नाक घुसाने आ जाता है। मम्मा, आप ये सब क्या कर रही हैं? और यम्पी, व्हाट इज़ दिस? कम से कम आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये सब अगर आपको करना ही है तो दरवाज़ा बंद करके कीजिए, वरना मुझ पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे ही तक्षक ने कहा, अति की आंखें बड़ी हो गई। उसका बच्चा उसे सवाल नहीं कर रहा बल्कि उसे टिप दे रहा है रोमांस करने की। सच में उसके जश्न जी की औलाद बिल्कुल उसके जैसी ही है। पर मैं कुछ नहीं कर रही थी बेटा, वो बस। कूल मॉम, कूल, जस्ट रिलैक्स। आई नो पापा मम्मा को और मम्मा पापा को यूं ही प्यार करते होते हैं, सो जस्ट चिल एंड हैव सम फन। इतना कहकर बिना अति की बात सुने तक्षक वहां से चला गया और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गया तो अति की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। लेकिन जश्न का चेहरा नॉर्मल था। अति ने अपना चेहरा जश्न की तरफ घुमाया और बोला, क्या क्या बोल कर गया है अभी ये? इसने आपको पापा बोला? तो अगर मैं उसका पापा हूँ तो मुझे पापा ही बुलाएगा। अब मैं इतना भी कूल नहीं कि अपने ही बच्चों से खुद को ब्रो कहलवाऊँ। लेकिन अगर उसने मुझे ब्रो कहा भी तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी, क्योंकि फिर उसकी गर्लफ्रेंड मुझ पर लाइन भी मारेंगे। जश्न ने लंबी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। व्हाट द हेल? अति हैरानी से चिल्लाई और बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि इसे कैसे पता कि आप इसके डैड हैं? उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, बेबी डॉल, शायद तुमने सुना नहीं कि अभी अभी उसने मुझे क्या कहकर बुलाया और मैं उसे क्या कहकर बुलाता हूँ। जश्न की बात सुनकर अति सोचने लगी कि तक्षक उसे क्या कहकर बुलाता है और जश्न भी उसे क्या कहकर बुलाता है, तो काफ़ी सोचने पर उसे ध्यान आया, एमपी और एमबी। वो हल्का सा बड़बड़ाई तो जश्न की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, तो बेबी डॉल, एमपी का मतलब मेरे पापा और एमबी का मतलब मेरा बच्चा। सीरियसली? उसकी बात सुनकर अति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस जश्न की तरफ देखती रह गई। बेबी डॉल, वो चला गया, प्लीज़ अब तो दोबारा कंटिन्यू करो ना, जश्न ने कहा तो अति ने गुस्से से उसे देखा। कितने दिनों से वो इंसान उसे पागल बना रहा था। वो कैसे नहीं समझ पाई कि एमपी और एमबी का मतलब ये भी हो सकता है।
वो उसके ऊपर से हटी और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आपको पता है मैंने एमपी और एमबी के बारे में कितना सोचा था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उसका मतलब ये था। तो बेबी डॉल, अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसने कहा तो अति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने एबी के पास, उसने कहा और बेड पर से खड़ी हो गई। तो जश्न ने हैरानी से उसे देखा और बोला, एबी? उसकी हैरानी भरी नज़रें खुद पर पाकर अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अपने बच्चे के पास। बेबी डॉल, जश्न तेजी से बोलता हुआ बेड पर से उठा और उसकी तरफ भागा। तो अति दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आज कमरे से बाहर जाने दूंगा? उसकी वो इंटेंस नज़रें और जिस तरह से जश्न ने उसकी कलाई पकड़ी थी, वो महसूस कर ही अति की सांसें बढ़ने लगी और उसका चेहरा गुलाबी होने लगा था। वो अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तक्षक क्या सोचेगा हमारे बारे में? सोचना क्या है, वो जानता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को प्यार कर रहे होंगे। कैसी बातें करते हैं आप? वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। बच्चा नहीं है वो, तुम नहीं जानती उसे, शैतान है वो पूरा। आप मेरे बच्चे को शैतान कर रहे हैं? अति घूरते हुए बोली। तो जश्न मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं हमारे बच्चे को शैतानों का शैतान बोल रहा हूँ। और अब तुम उसकी बात छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती? जैसे ही उसने ये सवाल किया, अति बस उसकी आंखों में देखती रह गई। जश्न भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने एक बार फिर से पूछा, बताओ ना बेबी डॉल, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें प्यार करूं? मेरी आंखों में देखकर बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके प्यार के लिए तड़प रही हूं? जैसे ही अति ने कहा, जश्न ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अति भी उसकी आंखों में देखते हुए मधोसी भरी आवाज़ में बोली, आई वन्ना लव यू एंड आई वांट योर लव। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके लबों पर एक गहरा लेकिन बेहद प्यार भरा चुम्बन रख दिया। उसके किस को महसूस करते ही अति की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो उस एहसास में पूरी तरह खोने लगी। उसका पूरा जिस्म उसके एहसासों से सिहरने लगा और वो भी उसे उतना ही प्यार से रिस्पॉन्स देने लगी। कभी कभी एक दूसरे को चूमते तो कभी बस एक दूसरे को निहारते रहते। दोनों की नज़रें मधोसी से भरी हुई थी। जश्न यूं ही उसे धीरे धीरे कमर से थाम कर बेड के पास लेकर आया और फिर उसके पास बैठ गया। दोनों को ही आंखों एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी और एक दूसरे के करीब होने की चाहत उनके दिलों में साफ दिखाई दे रही थी। जश्न ने बिना वक्त गंवाए एक बार फिर से उसके माथे, गालों और होठों को प्यार से चूमना शुरू कर दिया। उसके लिए अति सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसका सुकून थी। वो अपनी बेबी डॉल को आज बहुत दिनों बाद अपने करीब महसूस कर रहा था और यही एहसास अति को अंदर तक खुश कर रहा था। सिर्फ अति ही नहीं, आज जश्न भी उसके लिए बुरी तरह से तड़प रहा था। दोनों का प्यार आज एक बार फिर से उनके दिलों को सुकून देने वाला था। वो उसके बेहद करीब था और अपने प्यार को उन छोटे छोटे एहसासों में महसूस कर रहे थे। मैं आपके प्यार में खोना चाहती हूँ जश्न जी। उसकी बात सुनकर जश्न ने एक बार फिर से बड़ी बेसब्री से उसके लबों को चूम लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा से उसके माथे को चूम लिया। अब उसके हाथ अपनी बेबी डॉल के बालों और चेहरे को बेहद प्यार से सहला रहे थे और आज वो एक बार फिर से अपने जश्न जी के प्यार में पूरी तरह खोने लगी थी और ये एहसास ही उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदा रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। आखिर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटते हुए निढाल हो गए। तो उसे बेड पर अच्छे से सुला दिया जश्न ने और उसे आराम करने का बोलकर खुद नीचे तक्षक के पास चला गया। अति उसके प्यार के एहसासों में खोई हुई थी और वो खुद तक्षक के सामने खड़ा था जो उससे सवाल कर रहा था, तू मान गई आपकी बेबी डॉल या अभी भी नखरे दिखा रही हैं? मेरी बेबी डॉल? जश्न ने हैरानी से पूछा। तो तक्षक ने अपने घुटनों पर अपना दूसरा पैर रखा और बोला, हाँ, सिर्फ आपकी बेबी डॉल, क्योंकि अब जब आप आ गए हैं तो मुझे तो उनके नखरे नहीं उठाने।
आप खुद संभालिए अपनी आइटम को, बहुत ड्रामा करती हैं। उसकी बातें सुनकर जश्न बस उसे देखता ही रह गया। सच में उसकी औलाद औलाद नहीं, बाप का बाप है। रात हो चुकी थी तो जश्न ने तक्षक को अच्छे से खाना खिलाकर और फिर उसे उसके रूम में सुलाकर वापस अपनी बेबी डॉल के पास आया। लेकिन जब वो तक्षक के रूम से निकल रहा था तो अचानक ही सोए हुए तक्षक ने अपनी आंखें खोली और बोला, एमपी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही बेबी डॉल के पीछे भाग रहे हैं? सुबह से लेकर अब तक आप उनके साथ ही थे। मुझे लगता है आपकी बेबी डॉल मैजिशियन है। उसकी बात सुनकर जश्न ने पलटकर हैरानी से उसे देखा और बोला, मैजिशियन क्यों? और नहीं तो जब देखो उनका जादू आप पर चढ़ा होता है और आप उनके आगे पीछे लट्टू बनकर घूमते रहते हैं। घनघोर बेइज्जती है ये। जश्न के दिमाग ने फिलहाल तक्षक को देखते हुए यही आया। वो उसकी तरफ वापस आया और बोला, ध्यान से रहना तुम भी, कहीं मेरी बेबी डॉल तुम पर जादू ना चला दे। कहीं कल को पता लगे तुम इंसान से मुर्गा बन गए तो मुझे बहुत दुख होगा मेरे प्यारे एमबी। उसने पाउट करते हुए कहा और फिर उसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। तो उसके जाते जाते भी तक्षक बोला, जाइए जाइए, मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप क्यों इतनी जल्दी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर जश्न को हंसी आ रही थी लेकिन वो रुका नहीं और सच में वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया क्योंकि उसे सच में ही अपनी बेबी डॉल के पास जाना था। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया उसके इरादों पर पानी फिर चुका था क्योंकि उसकी बेबी डॉल तो खर्राटे मारकर सो रही थी। वो भी उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सोना चाहता था, लेकिन फिलहाल कुछ और ज़रूरी काम था जो निपटाना अभी बाकी था। वो अच्छे से दरवाज़ा बंद कर नीचे आया और घर से बाहर निकलकर बेसमेंट की तरफ चला गया जहाँ पर आज उसे एक शिकार करना था। बेसमेंट के अंदर आते ही उसे ज़ोर ज़ोर से किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी। वो चीखें सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैरने लगी। जश्न हंसते हुए ही उस औरत के सामने आया और बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ढीठ हो तुम। मरते मरते बची लेकिन फिर भी दोबारा मरने की तैयारी करने लगी और इस बार तो एक और बेकसूर को अपने साथ लेकर मर रही हो। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी, उसकी सौतेली माँ। जिस दिन जश्न के आदमियों ने उसे जिंदा जलाया था उस दिन ना जाने वो कैसे बच गई और वहाँ से बाहर निकल गई। उसके बाद वो इस शहर से ही गायब हो गई थी, लेकिन वो इस शहर से गायब इसलिए हुई थी ताकि अब और भी ज़्यादा तैयारी से वापस आ सके और जश्न को हरा सके। लेकिन वो भूल गई थी कि जश्न को हराना उसकी औकात से बाहर है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।